वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम कवर करने वाले हैं गांधार कला शैली टॉपिक को। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऐड किया है क्योंकि पिक्चर के साथ अगर कोई चीज़ जो है दिखाई जाए तो जल्दी से याद भी हो जाती है और चीज़ें ज़रूरी भी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब छोटे बच्चे होते थे तो हमारी किताबें हमने देखी होंगी, उसमें पिक्चर्स का भी इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि बच्चे उसी से सीखते थे। अब भी हमें पिक्चर्स की ज़रूरत है, यानी जो भी आप चीज़ पढ़ते हो साथ में उसकी पिक्चर आप देख लेते हो तो वो चीज़ आपको जल्दी से याद हो जाती है। तो ये पीडीएफ मैंने बनाई हुई है स्पेशली। ठीक है, और इसमें मैंने बहुत सारी जो भी पिक्चर्स की ज़रूरत थी उन सभी पिक्चर्स को मैंने यहाँ पर जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, ताकि जो है आपको समझने में और किसी चीज़ में कोई जो है वो प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, मैं चाहती तो ब्लैक बोर्ड पर भी इसको बना सकती थी, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें पिक्चर्स का ऐड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पे इसको अपलोड करना सही समझा। तो चलिए हम बात करते हैं गांधार कला शैली के बारे में। तो पहला हम शुरुआत करते हैं, इसमें लिखा है कि गांधार कला एवं स्थापत्य कला को ग्रीको रोमन, हिंदू, यूनानी आदि नामों से भी पुकारा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कहीं कहीं ना मिसप्रिंट हो गया है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। यहाँ लिखा गया है कि गांधार कला एवं स्थापत्य कला जो है, जो बड़ी गांधारी कला है उसको स्थापत्य कला भी कहते हैं, तो उसको ग्रीको रोमन, ठीक है, ग्रीको रोमन और हिंदू यूनानी इन दो नामों से भी गांधार कला शैली को पुकारा जाता है। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से भारत में गांधार शैली का जन्म हुआ। यहाँ स्पष्ट रूप से इन्होंने बोला है, ठीक है, इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि भारतीय और यूनानी इन दोनों की शैली जो है उनके मिश्रण से भारत में गांधार कला शैली का जो है वो, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, गांधार कला शैली का विकास हुआ है। इसका कारण यह है कि गांधार भूमि में भारतीय और यूनानी पर्याप्त समय साथ रहे थे। याद रखना कि जो गांधार कला शैली है ना उसमें भारतीय और यूनानी दोनों ही कलाओं का हमें जो है मिश्रण देखने को मिलता है, और इसका कारण ये है कि गांधार की जो भूमि थी उसमें भारतीय और यूनानी दोनों ही जो लोग थे ना, दोनों ही जो लोग थे वो साथ में रहा करते थे। तक्षशिला के मंदिर के स्तंभ और दीवारों में, सीमांत के भवनों, वेशभूषा आदि में यह मिश्रण परिलक्षित होता है। आपने देखा होगा कि आप यहाँ पर एक मैंने जो है पिक्चर ऐड की है, यहाँ पर ये होते हैं स्तंभ, ये जो खंबे आप देख रहे हो ना आसपास में, इसको स्तंभ कहते हैं। तो इस पे जो भी जिस तरह का ये स्तंभ बनाया गया है, इस पे क्या क्या चीज़ों को ऐड किया गया है, ठीक है, सीमांत के जो भवन हैं या जो वेशभूषा है, यानी कि जो वहाँ के लोग जिस तरह का, तक्षशिला के जो लोग हैं जिस प्रकार के कपड़े पहना करते थे, उन सभी में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो अपनी तक्षशिला कला शैली है उसमें भारतीयों का भी कुछ गुण हमें देखने को मिलते हैं, प्लस यूनानियों के भी गुण देखने को मिलते हैं। आप नॉर्मल जिंदगी से जो है जोड़कर देखोगे, मान लो आप पंजाबी हैं या आप कह सकते हो कि आप जो है आप हिंदू हैं, ठीक है, और आपको ऑफ कोर्स हिंदी बोलनी आती है, अचानक से आप किसी पंजाबी एरिया में चले जाते हो तो आपको क्या हो जाता है, आपकी हिंदी और जो पंजाबी है ना वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में फ़र्क आने लग जाता है, आप हिंदी भी बोलते हो प्लस उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्सेंट आपका पंजाबी भी आने लग जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से है गांधार कला शैली में भी जो शैली बनी है उसमें भारतीय कला है उसके भी कुछ गुण आए हैं और साथ साथ में यूनानी कला के भी गुण हमें देखने को मिलते हैं। और ये आपके सामने एक पिक्चर ऐड की है, और ये एक पिक्चर है गांधार कला शैली में जो मंदिर है ना, ये एक मंदिर की पिक्चर है। ठीक है, आप देखिए, क्लियरिटी से देखिए कि वहाँ का जो मंदिर है उसकी एक पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड की है। ठीक है, और भी किसी को बहुत सारी पिक्चर्स अगर देखनी है तो आप जा सकते हैं, गूगल पे सर्च मारो, कितनी सारे मंदिरों की पिक्चर्स जो मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर पूरा भरमार नहीं करना चाहती कि मैंने भर देना है पूरी पिक्चर्स से, जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद है कि विदेशी राजा भारतीय कला के उत्साहित रक्षक बन गए। जो विदेशी राजा थे ना वो भारतीय कला, हमारी जो इंडियन कला है ना उसके उत्साही रक्षक, यानी कि उन्होंने भारतीय कला को जो है वो रक्षा करने का जो है वो काम किया, और इसके प्रचार प्रसार में वही उत्साह दिखाया जो नए नए धर्म करने वालों में होता है। ठीक है, लिखा है कि कुषाण साम्राज्य में विभिन्न पद्धतियों एवं देशों में प्रशिक्षित राजमिस्त्री एवं ऐनी दस्तकारों को एक साथ इकट्ठा किया गया। ये स्पेशली बता रहा है कि जो कुषाण साम्राज्य था ना, ठीक है, कुषाण साम्राज्य में अलग अलग पद्धतियों और देशों के जो प्रशिक्षित यानी पूरी तरह से अपने काम को जानने वाले जो राजमिस्त्री थे, जो दस्तकार थे, ठीक है,
उनको जो है एक जगह पर इकट्ठा किया गया, ठीक है, ऐसा बोला है। भारतीय संस्कार यूनानी और रोम बालों के संपर्क में, विशेषकर जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत में गांधार जो थे ना, वहाँ पर ये लोग आए थे, ठीक है। फलस्वरूप क्या था? फलस्वरूप ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कला की एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे हम लोग गांधार कला शैली भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक को समझने की बजाय हमें इसमें याद करने पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा ही करना होगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा डीप आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसलिए मैंने आपको लिख कर दिया है, एज अ PDF जो टॉपिक है आपको बनाकर दिया है, ताकि अगर कहीं ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आप सारे नोट्स को जो है वो उतार सकें। क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती तो मैं बहुत कुछ बोलती और वो आपको लिखा हुआ नहीं मिलता, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बसती और कुछ चीज़ें नहीं आती। इस आप लिखा हुआ देख रहे हो, आप आराम से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो, इसके नोट भी बना सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह से जो है वो काम किया। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि ग्रीक बौद्ध शैली। ग्रीक बौद्ध शैली में आप हेडिंग से देख सकते हो इसमें कि जो गांधार शैली है ना, उसको ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। अभी ऊपर आपसे एक और चीज़ बताई थी कि जो गांधार शैली है उसको क्या क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे फिर से उन्होंने बोला है कि जो हमारी ग्रीक शैली है ना उसको, ठीक है, जो हमारी गांधार शैली है उसको ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सबसे अधिक विकास कुषाण काल में हुआ। ये भी उन्होंने सिंपल सा बोल दिया कि जो अपनी गांधार कला शैली है ना, इसका सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई थी वो कुषाण काल में हुई। इस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई थी, ठीक है। यानी कि गांधार कला में मोस्ट ऑफ जो मूर्तियाँ मिलती हैं ना वो भगवान बुद्ध की मिलती हैं, या फिर हम लोग बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड मूर्ति हमें गांधार कला शैली में मिल जाती हैं। लेकिन निर्माण का ढंग जो था यूनानी रोमन था। कहने का मतलब ये है कि टॉपिक जो था वो तो अपना बौद्ध परंपरा से था, लेकिन बनाने का जो ढंग था वो यूनानी रोमन था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है उदाहरण के लिए बुद्ध के बाल यूनानी रोमन शैली में बनाए गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान जो बुद्ध थे उनके बाल जो थे ना, जो आप देखते हैं, ठीक है, वो यूनानी रोमन शैली में बनाए गए थे। और इस शैली की अनेक मूर्तियाँ काले स्लेटी पत्थर से निर्मित की गई थी। ये लाइन भी ज़रूरी है कि काले स्लेटी पत्थर से जो है मूर्तियाँ मोस्ट ऑफ इस टाइम पे बनाई गई थी। अब यहाँ बोला है कि बुद्ध के बाल यूनानी रोमन शैली में बनाए गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो बाल हैं, जो भगवान बुद्ध के बाल हैं वो घुंघराले हैं, ठीक है। तो ये जो आज तक हमने जितनी भी भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमाएं देखी हैं, जितनी मूर्तियां देखी हैं, उनमें उनके बालों को घुंघराले तौर पर बनाया गया है। तो ये जो घुंघराले बाल बनाए गए हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से बनाए गए हैं कि उनके जो घुंघराले बाल हैं, माफ़ कीजिएगा, चलो ऐसे करना पड़ेगा, इनके जो घुंघराले बाल हैं ये यूनानी रोमन शैली में जो है ये बनाए गए हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है कि मूर्ति कला में भारतीय शैली की विशेषताएं, यानी कि जो मूर्तियाँ बनाई गई थी ना उसमें भारतीय शैली की भी कुछ फीचर्स को उसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर हम आगे कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि मूर्ति कला में हाँ, चलो, यहाँ पर लिख रखा है कि मूर्ति कला में भारतीय शैली की विशेषताएं हैं, परंतु भारतीय विषय वस्तु, सजावट है, आकार प्रकार है, उसमें यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। कहने का मतलब ये है कि मूर्तियों को जो बनाने का तरीका है, ठीक है, वो तो भारतीय शैली का है, लेकिन फिर भी उसमें जो सजावट करनी है, जो फाइनल टच देना है, वो हम यूनानी प्रभाव जो है वो उससे लिया गया है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों के नगर में ये उदाहरण मिल जाते हैं। यहाँ की मूर्तियाँ भारतीय होने पर भी सजावट है, वेशभूषा है, श्रृंगार है, केश विन्यास है, ये सब यूनानी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मोस्ट ऑफ जो मूर्तियाँ हैं वो भारतीय तो हैं, लेकिन इन पे जो सजावट की गई है, उनको जो कपड़े पहनाए गए हैं, उनके जो बालों का जो ढांचा, बालों का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो सारा यूनानी होता है। जैसे यहाँ पर इसमें लिखा है कि जैसे साधना मगन होगा, लगन की जगह यहाँ पर मगन होगा। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा मिसप्रिंट जो है कहीं कहीं हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मगन हो जाएगा। यानी कि साधना मगन, बुद्ध की नासिका, नासिका यानी कि जो नाक है ना वो उठी हुई है और घुंघराले केस हैं। ये मैंने आपको घुंघराले केस वाली एक पिक्चर भी दिखाई थी, ठीक है। और ऐसी मूर्तियों को गांधार शैली की मूर्तियाँ हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट आता है कि
यूनानी देवता अपोलो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यूनानी देवता अपोलो के बारे में थोड़ी सी लाइनें पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि गांधार शैली की बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का जो मुंह है यूनानी देवता अपोलो से मिलता जुलता है। ये हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारी बौद्ध परंपरा है उसमें भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, उनमें यूनानी टच दिया गया है। यानी कि भगवान बुद्ध का जो मुंह बनाया गया है ना, वो यूनानी देवता अपोलो से मिलता जुलता ही बना दिया गया है, क्योंकि हमने वहाँ से फाइनल टच लिया है। मूर्तियों का परिवेश रोमन जैसा है, यानी मूर्तियों का जो परिवेश है, मूर्तियों को कैसे बनाना है, उसको कैसे स्ट्रक्चर देना है, ये सारा जो है वो अपना रोमन जैसा ही है। और सन ईस्वी की 3री सदी में गांधार कला के उदाहरण हदा और जेलिनियन में मिलते हैं। यहाँ पर भी याद रखना कि सन जो है वो 3री शताब्दी में गांधार कला के जो एग्जाम्पल है ना, हमको हदा और जेलियन में मिलते हैं, और यह कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। और ठीक है, उसके बाद है कि यही कला हदा से बेमियान और चीनी के तुर्किस्तान और चीन पहुंची थी। यानी कि आपको पता है कि जो हमारी मूर्तियां होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं। जैसे आप कपड़ों के बारे में मैं नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं तो कपड़ों का जो स्ट्रक्चर है, कपड़ों की जो डिज़ाइन है, हमारे भारत में मान लो कोई ऐसा है जिसको एक अलग टाइप का कपड़ा बनाया गया है, तो उसको हम लोग ट्रेड कर देंगे, दूसरे देश में जो ट्रेड कर देंगे, दूसरे देश के लोग भी हमको देखकर जो है वैसे कपड़ा बनाने शुरू कर देंगे। तो उसी प्रकार से है कि शुरुआत मूर्तियों को बनाने की तो गांधार में हुई थी, गांधार कला शैली में हुई थी, लेकिन ये जो कला है वो दूसरे देशों में भी जाकर विकसित होने लगी, दूसरे देशों में फैलने लगी, इस कला के बारे में सबको पता चलने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनानी देवता अपोलो की एक पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड की है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और यानी ऐसा कहा गया है कि इनका जो फेस है वो भगवान बुद्ध के फेस की तरह है, या फिर यूँ कहें कि भगवान बुद्ध का जो फेस है वो यूनानी देवता अपोलो के फेस की तरह ही बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ और हमारी इसमें आ जाती है, वो ये है कि गांधार कला मथुरा में भी फैली। ये कह रहे हैं कि जो गांधार कला है ना वो मथुरा में भी फैली। यहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया कि जो गांधार कला है वो मथुरा में भी फैली। ठीक है, और यह मुख्यतः देशी कला का उदाहरण था, जो अपनी देशी कला होती है ना, देशी बोलते हैं मुझे लगता है, ठीक है, तो उसका एक केंद्र बिंदु था। मथुरा में बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गईं, परंतु वह कनिष्क के सिर विहीन खड़ी मूर्ति के लिए भी विख्यात है। मथुरा के बारे में यह बात बोली है कि जो मथुरा है ना उसमें भगवान जो बुद्ध है उनकी तो बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कनिष्क की भी एक सिर विहीन मूर्ति बनाई गई है जो कि खड़ी हुई है और बहुत ही अच्छा है। और ये हमें पता चला कि कनिष्क की मूर्ति है किस बात से, क्योंकि उस मूर्ति के निचले भाग पर ना एक थोड़ा सा पत्थर बनाया गया था और उस पर जो है कनिष्क का नाम लिखा हुआ था। फिर हमको पता चला कि अच्छा ये कनिष्क की मूर्ति है। जैसे कि यहाँ पर आप मूर्ति भी देख सकते हो। ये आजकल तो ऑफकोर्स फिलहाल जो है म्यूज़ियम में इसको रखी है, क्योंकि पुरानी धरोहर जो अपनी चीज़ें होती हैं उनको म्यूज़ियम में रखते हैं। तो ये जो हम देख सकते हैं इसको म्यूज़ियम में जो है वो रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कनिष्क की जो मूर्ति बनाई गई है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका कोई फेस नहीं है, कोई सिर नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसको एक कोट की तरह पहनाया हुआ दिखाया है। ये आप जूते देख सकते हैं, जूते भी बनाए गए हैं और तलवारें भी साथ में लिए हुए दिखाया गया है। तो ये पिक्चर में काफ़ी विशेषताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेती हूँ कि अपने जो गांधार शैली है उसमें कुछ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, जैसे अपनी बुद्ध की है, बोधिसत्व की है, मंजूश्री की है, यश की है, कुबेर की है, देव की है। इन सभी की मूर्तियाँ जो है वो इस शैली में मिलती हैं। और इसके साथ जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, जो पशु हैं, जो धर्म चक्र है, इन सभी की भी मूर्तियाँ हमको गांधार शैली में मिल जाती हैं। तो एग्जाम्पल आप ज़रूर ऐड करना, क्योंकि इससे एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ आपको इस टॉपिक के बारे में काफ़ी जानकारी पता है, क्योंकि आपने इसमें एग्जाम्पल्स को भी ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है वो है गांधार शैली की विशेषताएं। ठीक है, अब हम कुछ जो है इसके फीचर्स की बात करेंगे कि गांधार शैली की कुछ विशेषताएं भी हमारे सामने आ जाती हैं। ये पड़ोसी इतना मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि बिना शोर किए हुए क्यों नहीं रह सकते हैं। अभी कोई ऐसे पटाखे फोड़ रहा है, दिवाली का कोई अता पता नहीं है, लेकिन पटाखे फोड़ना बंदे के लिए ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले को या पड़ोसी को कोई दिक्कत हो रही होगी, बस अपना एंजॉयमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुस्सा दिला देते हैं ये लोग कभी कभी बिल्कुल ही। मैं अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब इसमें पटाखों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इन लोगों को मज़ा आ रहा है। चलिए छोड़िए।
इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इसके फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। तो पहला फीचर जो आता है वो ये है कि मानव शरीर की सुंदर रचना एवं मांसपेशियों की सूक्ष्मता, यानी कि मानव शरीर की सुंदर रचना जो है उस मतलब आपने देखा हो कोई भी मूर्ति बनाई गई है तो इतनी सुंदर तरीके से उसको दर्शाया गया है। ठीक है, दूसरा है पारदर्शक वस्त्र और उनकी सलवटें। यहाँ पर मैंने पिक्चर ऐड की है, आप पिक्चर देख सकते हो इसमें कि जो आप कपड़े देख रहे हो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है जिसमें आप कपड़े देख रहे हो, पूरी सलवटें हैं। ठीक है, जैसे आप कोई शॉल ओढ़ते हो उसमें सिलवटें बन जाती है ना, तो वैसे ही आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। और पारदर्शी है, यानी कि अंदर भी कोई चीज़ जो है अपनी इसमें मिल जाती है। अब ये पता नहीं उन्होंने किस तरह से बनाया है, बहुत ही अमेजिंग ये चीज़ हमें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आएगा तीसरा कि अनुपम नक्काशी। नक्काशी का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी बारीकियों से चीज़ें जोड़ना। जैसे आपने खजुराहो के मंदिर देखे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी फूल बनाए हैं, पत्तियाँ बनाई हैं, इतनी सुंदर उनमें कलर भरे हैं, कितना मस्त तरीके से बनाया है। आप जो है इसको ताजमहल को देखोगे तो नॉर्मल सीधी दीवारें खड़ी नहीं कर दी गई, उस पर बहुत सारी छोटी छोटी बारीकी सी चीज़ें बनाई गई हैं, उसको नक्काशी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि गांधार शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाएं प्रमुख विषय रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि गांधार शैली में जो भगवान बुद्ध हैं उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां जो है बनाई गई हैं। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कब बड़े हुए, उन्होंने क्या क्या किया, कब योगी बने, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने मूर्तियों के जरिए बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की अधिकता। यानी फिर से है बुद्ध और जो बोधिसत्व होते हैं उनकी मूर्तियाँ हमें गांधार शैली में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मिलती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधार शैली की मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियों का जो मुख है वो ग्रीक देवता या फिर आप यूनानी देवता जो है वो कह सकते हैं अपोलो से जो है उनकी मिलती है। ठीक है, तो याद रखना ये अपने कुछ 6 फीचर्स को भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि जब भी आपको ये कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखने में चूक ना जाएं या फिर आपको कोई चीज़ की जब वो कमी न रह जाए, इसलिए मैंने सारे PDF में आपको पिक्चर्स भी ऐड करके दी हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी पड़ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से गांधार कला जो टॉपिक है अपना पूरी तरह से कवर हो चुका है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। +1 +2 की सोशियोलॉजी, BA की सोशियोलॉजी हिंदी मीडियम में ब्लैक बोर्ड पर मैं पढ़ाती हूँ, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस BA की जितनी भी है हिंदी मीडियम में वो मिल जाएगी। और इस चैनल पर जो है आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जनरल नॉलेज के, और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ाती हूँ। यानी आप कह सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।